अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान नाज़रीन। गुज़श्ता एक साल पर अगर नजर दौड़ाई जाए, एक सियासी हिजान की सी सूरत हाल पाकिस्तान में जब से इमरान खान साहब इक्तिदार से गए हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हर सूरत वापस आना चाहते हैं और इक्तिदार वापस लेना चाहते हैं, जिसके लिए हर सियासी हरबा तकरीबन वो आजमा चुके हैं। लेकिन उसका नुकसान ज्यादा मुल्क की मईशत को पहुंचा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। और फिर गुज़श्ता 5-6 हफ्तों से तो जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो फैसले आ रहे हैं, फिर उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन अभी तक डेडलॉक है। ये मामला किस तरफ जा रहा है, मुज़ाकरात क्यों कामयाबी से हमकिनार ना हो सके। ऑल तो अभी भी एक होप है। इसहाक डार साहब ने गुज़श्ता रात कहा कि जी खुशाइंद तरीके से हुए मुज़ाकरात, लेकिन असल मसला ये है कि डेडलॉक कहां पर है। पीटीआई सितंबर से पहले इंतखाबात चाहती है, हुकूमत सितंबर से पहले किसी सूरत इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। अब एक दिन इंतखाबात कराने पर तो एग्रीमेंट है, लेकिन वो एग्रीमेंट तो मुज़ाकरात से पहले भी था, तो मुज़ाकरात में क्या अचीव किया गया। असल जो मामला अटका हुआ है वो मुज़ाकरात की तारीख का है, जिस पर एग्रीमेंट मुज़ाकरात में ना हो पाया और ना होने के कोई चांसेस नजर आ रहे हैं। बाकी मुल्की मामलात किस तरफ जाएंगे, इस वक्त हमें लग रहा है कि पार्लिमान वर्सेस जुडिशरी बिल्कुल एक अल-ऐलान जंग भी उसे कहा जा सकता है। एक तरफ पार्लिमान में तकारीर हो रही है, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं उस पर भी सवालिया निशान है, बड़े सवालात उठाए जा सकते हैं। तो इन तमाम सवालात का जवाब अगर किसी के पास इस वक्त है तो वो है जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक वजीर आजम है, स्पीकर कौमी असम्बली है। राजा साहब, थैंक यू शाहजेब, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला। बहुत मेहरबानी आपकी। और एक ऐसे वक्त में टाइम निकाला कि जब मुज़ाकरात लेफ्ट राइट चल रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी भी है, लेकिन आप एक ऐसी ही चीज को इस वक्त कमान कर रहे हैं जिसका नाम है पार्लिमान। राजा साहब, टॉक्स क्यों नाकाम हुए? शाहजेब, आप ने अपने इब्तदाइये में तकरीबन वो सारी जो सूरत हाल है उसको वाज़ह कर दिया जी। और हकीकत यही है कि अफरा तफरी है और एक गैर यकीनी की कैफियत है जी। और एक ऐसा मामलात कुछ ऐसे दिन ब दिन गंभीर हुए जाते हैं, उलझ रहे हैं सुलझने के बजाय। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद बात थी कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो। मैं तो पहले दिन से इस बात का बहुत बड़ा नंबरदार हूँ कि सियासत में सियासतदानों को अपने तमाम मामलात जो हैं वो डायलॉग के ज़रिए करने चाहिए, वो गुफ्तगू शनीद के ज़रिए करने चाहिए, उसमें मुज़ाकरात होने चाहिए। क्योंकि सियासतदान के पास गुफ्तगू शनीद के अलावा, मुज़ाकरात करने के अलावा और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मसाइल को हल करने के अलावा कोई और इसके पास ज़रिया नहीं है। ठीक। और सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार भी यही था। और ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। और इसको मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो ले लिया। बिल्कुल उनके पास इख्तियार है और होगा, और उन्होंने जो कुछ किया वो अपनी समझ से बेहतरी के लिए किया होगा। लेकिन बदकिस्मती से ये भी एक हकीकत है कि जब सियासी मामलात अदालतों में चले जाते हैं तो वो सुलझने के बजाय उलझ जाते हैं और उसमें अदालतों का भी नुकसान होता है। अदालत जो हम सब के लिए बाइस तकरीम है, बाइस इज्जत है और उसका एक अपना मकाम है, तो वो फिर सियासत तो एक ऐसा तरीका है ना जी, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर चीज़ को अधेड़ के रख दिया जाता है। वो तो डिस्कशन होती है, उस पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले फॉर एंड अगेंस्ट उस पर आर्गूमेंट होते हैं। और फिर आज का जो माहौल है जो बदकिस्मती से बन गया है पूरे मुल्क में, किसने बनाया, क्यों बनाया, उसको तो छोड़ें, वो बाद की बात है, उस पर तो आप लोग रिसर्च करेंगे। लेकिन इस वक्त तो ये है कि हम लोगों में ना सब्र है, ना तहम्मुल है, ना हम किसी की बात सुनते हैं। हर आदमी ने अपने गले में ढोल डाला हुआ है और वो पूरे जोर से उसको पीट रहा है और किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि हो क्या रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा उस ढोल के शोर में। तो अब थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और ये जो आपने बात की है कि पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरे के सामने खड़े हो जाना, ये भी एक बदकिस्मती की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हो गया है
तो मैं समझता हूं कि अब फिर इस पे इतनी बात जरूर होनी चाहिए कि एक दूसरे, अगर हम लोग तो नहीं बैठ सकते ना उनके साथ जी, लेकिन ये है कि इस वक्त पार्लियामान में एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक उसके बड़े गहरे जो है असरात पड़े हैं हमारे पूरे हाउस के ऊपर, पूरी सियासत के ऊपर। क्योंकि जब भी, जो जैसे हमेशा कहा जाता है कि हर इदारा अपने हदूद में रहे, डोमेन में रहे, लेकिन जब भी कोई इदारा अपनी डोमेन से निकला उसका शिकार पार्लियामान हुई, उसके मनफी असरात जो हैं वो पार्लियामान के ऊपर मुरतब हुए। चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट थी कल या आज एस्टेब्लिशमेंट थी, उसने भी समझे कि आकर पार्लियामान को मारा, और अगर अदलिया ने किया तो उसने भी पार्लियामान के जो है वो बखिए उधेड़े। और ये हमारी तारीख है। और उसके बावजूद फिर हम बैठते हैं, आइन की किताब सामने रखते हैं और कहते हैं कि हाकमियत इस पूरे कायनात पे जो है वो अल्लाह ताला की है, और यहाँ जो निज़ाम चलेगा वो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और उसके इंसाफ करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। ये हमारे जो आइन है उसका इब्तदाइया है, उसका पहला सफ़ा है, और उसको हम पता नहीं समझते भी हैं या नहीं, या उसको कभी उस पर गौर भी करते हैं या नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि पार्लियामान को हमने एक कॉर्नर कर दिया और उसको हमने दीवार के साथ लगा दिया, और फिर हम कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, यहीं से तो सारे, ये तो मंबा है पूरी कुव्वत का, ताकत का, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, लोग इन पर एतमाद करके इनको भेजते हैं, हम उनका चेहरा बिगाड़ने में 1 मिनट लगाते हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने में 1 मिनट उनकी हद तक करने में हम 1 मिनट भी नहीं लगाते। हम पार्लियामान के बारे में जो अल्फाज कहते हैं उसमें हमारे सियासतदान भी शामिल है, अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और अगर मैं जसारत करूं तो किसी हद तक मीडिया भी शामिल है, क्योंकि ये सबसे आपको सॉफ्ट टारगेट है। इसको जो भी चाहे देखे ना, हमारा तो कोई कंटेम्प्ट नहीं है ना, हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम पब्लिक की प्रॉपर्टी हैं, हमारा तो हर कोई चेहरा बिगाड़ता है। अब तो बात चेहरा बिगाड़ने से और तनकीद करने से आगे बढ़ गई, अब तो गालियां देने तक आ गई है। अब तो जो गालियां सोशल मीडिया पर पड़ती हैं, और अब बदकिस्मती हुई कि हम तो झील जाते थे ना, हम बर्दाश्त कर लेते, सियासतदान में कुव्वते बर्दाश्त ज्यादा होती है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जद में आ गया, अब तो एस्टेब्लिशमेंट उसकी जद में आ गया। कर क्या रहे हम अपने सारे माशरे को तोड़ रहे, और हर कोई अपने उसमें हिस्सा डाल रहा है, और हर कोई मुतमईन है कि मैं तो ठीक कर रहा हूँ। राज साहब, आपने पेस सेट कर दी इंटरव्यू की, बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया, बिट बाय बिट उस पर आते हैं। पहले तो बात करें मुज़ाकरात की, क्या अभी भी कुछ उम्मीद आपको है? क्योंकि बड़ा सिंपल है, 12 अगस्त को असेंबली ने तहलील हो जाना है, 2-2.5 महीने ही रह गए हैं, तो उससे पहले तो बिल्कुल मुश्किल है, बल्कि हुकूमत तो कह रही है नामुमकिन है उससे पहले, और सितंबर अक्टूबर से पहले इंतखाबात हो ही नहीं सकते। तो फिर एक तो ये कि ये मुज़ाकरात शुरू क्यों किए गए? अगर हुकूमती मिनिस्टर्स ने ये कहना था कि जी ये मुज़ाकरात नाकाम हो, आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट, शाहिद खाकान साहब की स्टेटमेंट, एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट, तो आउटकम अगर मालूम था तो वैसी टिक बॉक्स एक्सरसाइज थी? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि जितने भी गंभीर हालात हों, जितने भी डिफरेंसेस हों, एक निज़ाम है जिसके साथ अगर जब हम बैठते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, उसको मौका देते हैं कि आप सुनाएं, फिर अपना आप मौक़िफ़ सामने रखते हैं, तो होता ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो बर्फ़ पिघलती है, और उसमें गुस्सा कम होता है, उसमें दूरियां कम होती हैं जब आप मिल बैठते हैं। तो ये तो एक निज़ाम है। और मैंने पहले गुजारिश की है कि सियासत में तो आपने बिल्कुल, अगर एक गुप अंधेरा भी हो, गटाटोप अंधेरा भी हो, तो उसमें भी सियासतदान जो होता है, एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो रोशनी तलाश करता है, वो रास्ते बनाता है जी। रास्ता बनाना सियासतदान का खास है, कोई और नहीं बना सकता। लेकिन राज साहब, इसमें रोशनी तो नजर नहीं आई ना। अब पीटीआई ने ऐलान कर दिया, वो जाके अब सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे कि जी जो भी हुआ, अब हम एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ, तो वो बैक टू स्क्वायर वन वाला सीन है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? मुज़ाकरात आउट ऑफ द क्वेश्चन है अब इसके बाद। तो मैं कई दफा सोचता हूँ शाहजेब कि यहाँ हम कैसे पहुंचे हैं जी।
तो मैं सोचता हूँ कि हुआ ये है कि तवातर के साथ जब से पाकिस्तान बना है, जो पाकिस्तान की पार्लियामान थी, अगर आप इस हिस्ट्री को देखें तो आप देखेंगे कि एक बड़े अंदाज के साथ कोई ना कोई इस पर हर वक्त हमला आवर रहा है। हर एक ने इसको दबोचने की कोशिश की है, हर एक ने इसकी इज्जत और तकरीम को कम करने की कोशिश की है, दानिस्ता या नादानिस्ता। हुआ ये कि हमने उसको मार मार के और दीवार के साथ लगा लगा के, देखें आप शुरू से हो जाएं, जितने मार्शल लॉ आए उस वक्त क्या हुआ। अब जब मार्शल लॉ आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है दे से के, और वो लिखा है उसमें कि दे आर द डिफेंडर्स, प्रोटेक्टर्स एंड दे हैव टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जब उन्होंने हमें तोड़ दिया, हमारी हुकूमत खत्म कर दी सिविलियन, तो किसने उसके रास्ते में खड़ा होना था? अब अदलिया ने क्या किया? अदलिया उनके साथ मिल गई। अदलिया ने नजरिया जरूरत इजाद कर लिया बड़ी मेहनत करके। उन्होंने आईने पाकिस्तान में तो कहीं नहीं लिखा था नजरिया जरूरत में। सियासतदान जो है वो भी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल हुए। यूसुफ रजा गिलानी साहब को खड़े खड़े सुप्रीम कोर्ट निकाल देती है। नवाज शरीफ साहब की क्या स्टेटमेंट थी? 100 वजीर आजम, PMLN की 100 वजीर आजम चले जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी गलत थी, अदलिया को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन PMLN ने खुलकर सपोर्ट की। वो तो आज PMLN पीछे जाके क्या माफी मांगने के लिए तैयार है अपने के बाद? देखिए मैं आपको बताऊं, सियासत, मैंने तो आपको पहले कहा ना कि ये गलतियां कोई आइलैंड नहीं क्रिएट किया जा सकता सोसाइटी में कि जनाब सियासतदान तो गलतियां करेंगे और सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, और सुप्रीम कोर्ट अगर करेगी तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी। हम सारे एक ही मॉर्टर के बने हुए हैं, एक ही मिट्टी है हम सब की, एक ही हम वो निज़ाम के बंदे हैं। कोई जुडिशरी में बैठा है, कोई सियासत में बैठा है, कोई एस्टेब्लिशमेंट में बैठा है, कोई ब्यूरोक्रेट है, आप मीडिया में हैं, ऑल आर द सेम। अब उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होना चाहिए। या इसको होता है कि आपकी निज़ाम कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका नुक्ता नज़र कैसी है, आपका नज़रिया कैसा है। सियासत में तो ये सब चल सकता है और चलता है, पूरी दुनिया में ये होता है कि सियासतदान एक दूसरे से उलझते हैं, एक दूसरे का चेहरा खराशते हैं, एक दूसरे के साथ वो मुकाबले में उसको वो समझते हैं कि अगर ये अनपॉपुलर होगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, अगर इसका चेहरा जो है खराशेंगे तो मेरा चेहरा चमक उठेगा। ये सियासत में तो है, उस खेल में किसी हद तक इसकी इजाजत भी है, लेकिन अदलिया में नहीं। उनकी हदूद और कयूद जो है उनमें उनको स्ट्रिक्टली रहता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका निशाना कौन बनता है? पार्लियामान। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट की कुछ हदूद और कयूद है, जब वो अपने हद से निकलते हैं उनका निशाना कौन बनता है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट इतनी दफा निशाना बनी है कि अब लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया है, और ये बदकिस्मती हुई है कि अगर ये एक दूसरे को अपना मुतहारिब समझने लग जाए, एक दूसरे को अपना मुखालिफ समझना शुरू करें, एक दूसरे को अपना दुश्मन बना लेंगे, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? तो मेरा सवाल है। बनाए ना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का कानून बनाए, और लेकिन इम्प्लीमेंट तो अदलिया ने करना है, और एस्टेब्लिशमेंट को आप कैसे कॉन्टेम्प्ट में? मैं आगे एक इंटरव्यू में शाजिब में बात कर चुका हूँ। अब बहुत सारी सच्ची बातें हैं ना, वो करनी पड़ेगी। देखिए आइन में ये लिखा है बड़ा क्लियर जी कि जहां पब्लिक फंड इस्तेमाल होगा उसका जो एहतसाब है और उसका जो ऑडिट है और उसकी निगरानी जो है, उसके ऊपर जो कंट्रोल है, वो पार्लियामान का है थ्रू पब्लिक अकाउंट कमेटी जी। इसमें कोई शक तो नहीं। अब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा अपने अकाउंट्स देते थे, उन पर ऑडिट पैराज बनते थे, वो सवालों जवाब होते थे। यहाँ उनके जो हैं जो निज़ाम होता है उनका जो ऑफिशियल ये आकर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने जवाब दे होते थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आए, जिनको हम लेकर आए, जिनके लिए हमने मारें खाई, जिनके लिए हम सड़कों पर जलील हुए, वो आए और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई अकाउंट जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में नहीं जाएगा। उस दिन से लेकर आज दिन तक, कल भी हमारे जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी,
उन्होंने खड़े होकर मुझसे ये कंप्लेंट किया एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि मैं उनको बुलवाता हूं, उनका रजिस्ट्रार जो है वो फ्लैटली रिफ्यूज करता है, मुझे अकाउंट ही नहीं देते। तो क्या ये आईने पाकिस्तान से नाराफ नहीं है? उसकी नेगेशन नहीं है? अब हो ये गया है शाहजेब कि जिसके पास पावर आती है वो अपनी मनमानी शुरू कर देता है। और मैं समझता हूं कि शायद इस बैकड्रॉप में मैं सोच रहा हूं, मैं इसका मुखालिफ हूं कि आप पार्लिमान हो और वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा हो जाए, या पार्लिमान हो वो किसी और इदारे के खिलाफ वो मुहाजराई करे। नहीं, पार्लिमान एक इज अ मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। उसको मैं समझता हूँ कि हम सियासी लोग, हमें ज्यादा टॉलरेंट भी होना चाहिए। लेकिन ये जो खौफ दिलों में बैठा हुआ है, अब होता ये है कि जिस वक्त पार्लिमान को आप उसकी इज्जत को एरोड करते हैं, आप उसको कहते हैं कि मैं इसको कटड़े में खड़ा कर दूंगा। अब पहले वाले चीफ जस्टिस साहब तशरीफ लाए, कहाँ लिखा आइन में, किस रूल्स में लिखा है, कौन से प्रोसीजर और रूल्स में है, बाई लॉज में है वो कि एक चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने एक अकाउंट खोल दिया और उन्होंने कहा डैम मैं बनाऊंगा। क्या ये आइन से नाराफ नहीं था? मैं कहता हूं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना निजाम दुरुस्त करने के लिए ये जरूरी नहीं था कि उनको बुला लेते कटड़े में कि भाई आप हमारे इस अदारे के सरबराह थे, आप चीफ जस्टिस थे, आपका काम था कि लोगों को इंसाफ मुहैया करना। छोटी अदालतों में लोग रुल रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। क्या पोजीशन है, 50-50, 60-60 हजार केसेस की पेंडेंसी है और आप डैम बनाने चलेंगे? आप डैम के बारे में कुछ जानते हैं? ये अहम सवाल है राज साहब। ब्रेक के बाद स्पीकर कौमी असम्बली से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी करेंगे और ये गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, PMLN में मुखालफत थी मुज़ाकरात की, JUI भी, मौलाना साहब भी नहीं चाह रहे थे इमरान खान साहब से। पीपल्स पार्टी ऐसे थी कि जरदारी साहब ने वेलकम भी किया और आप लोग चाह रहे थे। क्या मैं दोबारा से ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि समझना ये है कि क्या इस बात के इम्कानात हैं कि दोबारा से मुज़ाकरात हो जाएं और हुकूमत थोड़ी सी अपनी जो एक लाइन है कि सितंबर से पहले इंतखाबात नहीं होंगे, उस पर कुछ एग्रीमेंट की कुछ ना कुछ इम्कानात हैं, या बस ख़त्म हो गया मामला? नहीं, मैं समझता हूँ कि ख़त्म तो नहीं होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, दोनों अतराफ़ को कोशिश करनी चाहिए कि देखें ना, कोई बाहर से नहीं आएगा मामलात को सुलझाने के लिए, इन्होंने सुलझाना है जी। यही वो लोग हैं ना इस वक्त जो निज़ाम के लोग हैं, वो तो यही हैं। ये रियलाइजेशन तो राय साहब है, लेकिन क्या होंगे दोबारा मुज़ाकरात या नहीं? देखिए, मैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मुज़ाकरात के अलावा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए ना, कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हो गए, कोर्ट की इंटरवेंशंस जो हैं, वो ना तो कोर्ट के लिए बेहतर हैं ना सियासत के लिए बेहतर है। एक बात। दूसरा, मैं एक पॉइंट में जो आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा, मैंने आपसे कहा था ना कि जिस वक्त पार्लिमान के ऊपर रज़द आती है तो पार्लिमान है क्या सुप्रीम कोर्ट की ये पार्लिमान नहीं है? बिल्कुल है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो आइन आता है वो इस पार्लिमान ने नहीं बनाया? अभी तो हम अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं जी। ये 50 साल जो है वो तकरीबात हो रही हैं, सारी दुनिया में उसका चर्चा है कि पाकिस्तान ने जो है वो 1973 में आइन बनाया था। और फिर ये तो मैंने आपको एक बात बताई कि जो अब हुआ है, अब एक शख्स जो है वो आकर पार्लिमान को गिरा देता है और उस वक़्त सब लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इतना बड़ा हमला कि एक शख्स ने जो है वो पाकिस्तान का आइन जो है उसको तोड़ दिया है, पाकिस्तान के आइन को जो है वो एब्रोगेट कर दिया है, पाकिस्तान के आइन को उसने फाड़ के रख दिया है। क्या होगा? तो यही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की एक कोर्ट थी जी, या उससे पहले थी। तो वो जनरल मुशर्रफ को वो कहते हैं कि आइए, जो कुछ आपने किया है हम उसको लीगल कवर देते हैं, जायज़ करार दे देते हैं। और फिर सुनिए, आपने मांगा तो नहीं, आप जब चाहें जिस तरह चाहें आप आइन में तब्दीली भी कर लें। क्या ये आइन से नाराफ नहीं था? क्या आज या इससे पहले
वो लोग जिंदा है ना जिन्होंने ये काम किया पाकिस्तान के आइन के साथ, क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए था? क्या उनको उनसे कोई पूछगिछ नहीं होनी चाहिए थी? क्या उनसे कोई ये सवाल नहीं कर सकता? क्या पार्लियामान भी ये सवाल नहीं करेगी? मार खाती रहे, कमजोर क्यों हैं आप? मैं आपको बताऊं, ये गलत लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान के सियासतदानों की वजह से ये मुल्क कमजोर है। ये पाकिस्तान के इन लोगों की वजह से है जिन्होंने आइन को खराब किया, जिन्होंने पार्लियामान को बेतौकीर किया, जिन्होंने पार्लियामान की इज्जत को कुछ ना समझा। आपको पता है कि बरतानिया की भी तो पार्लियामेंट है जिसको मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। आप रहे वहां पर जी। वहां गे फॉक्स का आप दिन मनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं। जिसके बच्चे के जहन में आया था मैं अपनी पार्लियामेंट को बम से उड़ा दूंगा, और उसको कंडेम करने के लिए ताकि लोगों के जहन में ये चीज बैठाई जाए, बच्चों के जहन में, उनके तहत शऊर में ये बात जाए कि पार्लियामान जो है वो अजीम है, इसके बगैर इसने हमें जोड़ा हुआ है। राज साहब, आपने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, 5 पेजेस थे, कई उसमें एतराज़ात थे कि जी उसका लुबे लुबाब ये है कि आप पार्लिमानी मामलात में, सियासत में आप मुदाखलत कर रहे हैं। अब उसका जवाब क्या आया? आपसे 4-5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया गया। एक तो ये कि क्या वो आप रिकॉर्ड देंगे उनको? उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 68 जो ये कहता है कि आपने जज साहिबान का कॉन्डक्ट जो है वो पार्लियामान में, उस पर डिबेट नहीं हो सकती, उस पर स्पीचेस नहीं हो सकती। इन 4 इजलासों में 5 में वही हुआ है। कल भी सारी तकारीर आप उठा के देख लें। इसका मतलब ये कि पार्लियामान और अदलिया फिर आमने सामने है। तो आप क्या ये रिकॉर्ड उठा के हवाले कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो खत मैंने लिखा था जी, वो मेरे हाउस की डिमांड थे। वो उन्होंने मुझसे ये तकाजा किया कि हमारे जो एहसासात हैं, जो हमारे जज्बात हैं, जो हम कह रहे हैं हाउस के अंदर, आप इनको चीफ जस्टिस साहब को कन्वे करें और इलेक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को। बिल्कुल, आई एम कस्टोडियन ऑफ द हाउस। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे जो भी ऑनरेबल मेंबरान के जो जज्बात थे, जो उनकी डिमांड थी, वो मैंने पूरी की। एक मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो है कार्रवाई जो होती है वो ओपन होती है, वो लाइव होती है। आपको इल्म है जी। हमारे में वहाँ तो कोई बात वो छोटी मोटी वो जो है वो लोग देख रहे होते हैं, अवाम उन्नास देख रहे होते हैं, उसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होती, कोई चीज़ चोरी छुपे नहीं होती। लेकिन आप जिस वक्त ये किसी को कहते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड लेकर आ जाओ, आप इंडिविजुअल को तो कह सकते हैं शायद, बहैसियत परवेज अशरफ तो मैं तो 1000 दफ़ा आपके पास जाने के लिए तैयार हूँ, एंड आई विल बो माई हेड बिफोर यू बिकॉज यू आर एपेक्स कोर्ट ऑफ माई कंट्री। मेरे पे लाजम है कि मैं आपका एहतराम करूँ। लेकिन जब एज एन इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पर आप बात करते हैं, तो फिर मुझे ये वहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ती है कि इस पार्लियामेंट की तकद्दस, इसकी इज्जत और इसकी जो अजमत है, उसकी रखवाली भी मुझे करनी है। उसको भी मैंने लेट डाउन नहीं होने देना है। तो ये तो आप अगर इस तरह कहते हैं कि भाई ले आओ अपने कागज इधर पेश हो जाओ, तो मेरे ख्याल फिर आप पार्लियामान को कह रहे हैं ना, तो पार्लियामान तो फिर सुप्रीम ना रही। अगर ये बात है तो फिर आप अमेंड कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरीके से, आप कह दीजिए कि पार्लियामान को उड़ा दें। लेकिन अगर हम लेजिस्लेशन करने जाते हैं तो आप उस पर स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दें। अभी तक वो लेजिस्लेशन मुकम्मल ही नहीं हुई, वो कानून ही नहीं बना, कानून बनने से पहले आप उसको रोक दें, तो आप तो डायरेक्टली इंटरवेंशन कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं पार्लियामान के काम में। इसका मतलब है कि कल जब हमने कोई बिल जो है वो ले करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, उसको भेजें कि जनाब ये बिल हम लाना चाह रहे हैं, तो हम लाएं या ना लाएं। कहाँ की सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है फिर? यानी ये रिकॉर्ड उठा के सुप्रीम कोर्ट को देना पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कंप्रोमाइज हो गया। जी, मेरे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उनका यही है कि इस तरीके से आप पार्लियामान की जो कार्रवाई है, जिस तरह आप कहते हैं ना कि किसी जज के कंडक्ट को हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये ठीक बात है, लेकिन उनके फैसलों को तनकीद कर सकते हैं। उनके फैसले जो है वो पार्लियामान नहीं, आम आदमी भी उस पर बहस कर सकता है, उस पर अपने राय दे सकता है कि ये गलत है, ये नाइंसाफी हुई है, वो कह सकता है। तो आर्टिकल 68 तो यही कहता है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स उठकर पार्लियामान में ये कहें कि किसी वजीर आजम को बल्ली नहीं चढ़ने दिया जाएगा एक और वजीर आजम को,
और अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए शहबाज शरीफ साहब तो वो फैसला हम नहीं मानेंगे। अब ये फैसला डिस्कस करना नहीं है, फैसले पर तनकीद नहीं है, ये आप जजेस की इंटेंट कह दें, कॉन्डक्ट कह दें, ये अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो फिर तो अदलिया को मसला मुझे गिला ये है जी कि जब सुप्रीम कोर्ट को मार पड़ती है तो पार्लियामान आकर सीना सपर हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इफ्तिखार चौधरी को आपने कंधों पर चढ़ाया? यस नहीं, जब इफ्तिखार चौधरी को उन्होंने घरों में बंद कर दिया था, नजर बंद कर दिया था, उस वक्त पार्लियामान के लीडर ऑफ द हाउस ने खड़ा होकर किया था कि मैं तमाम जजों के केसेस खत्म करता हूं और इनको आजाद करता हूं, एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ। वो पार्लियामान थी जो उस वक्त खड़ी हो गई थी। तो क्या उस पार्लियामान को इस तरह बेतौकीर किया जाता है? क्या उस पार्लियामान को आप इस तरीके से जो है वो रगेद के रख देंगे? ये तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। फिर तो आप इस निजाम को ही खत्म करना चाहते हैं। मैं तो आपको गिनवा सकता हूं कि कब कब पार्लियामान के साथ ज्यादती हुई, नजरिया जरूरत किस तरह आया, किस तरह मौलवी तमीजुद्दीन के साथ जो कुछ बीती वो आपके सामने है। आप कहते हैं ना जी कि सियासतदानों के साथ तो करेगा भाई, दो मुतारिब पार्टी हम और इमरान खान तो लड़ेंगे आपस में, वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम मुतारिब हैं। हमारी तो सियासत यही है, हमारी तो कुश्ती है, एक ने गिरना एक ने फतेहयाब होना है, ये तो सियासत का हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया कि वो किसी के साथ खड़ा हो जाए? तो आप समझते हैं कि खुलकर इमरान खान के साथ खड़ी जो इस वक्त हो रहा है, मैं जो चेमोगोइयां हो रही हैं, कहती है तुझको खलके खुदा गायब आना, क्या सुने ना जाकर लोगों को। अब लोग तो ये सवाल अगर करते हैं कि भाई जब आप 9 मेंबर थे, 9 मेंबर का बेंच था, वो फिर 3 पर आ गया जी, फिर 4 मेंबर जो है वो उसने एक फैसला दे दिया। हम सारे एक तरफ के लोग 4 मेंबर का फैसला उठाकर फिर रहे हैं, एक तरफ के लोग 3 मेंबर का फैसला उठाकर फिर रहे हैं। ये कंफ्यूजन किसने खत्म करनी है? पार्लियामान ने। तो राज साहब ये अगर शाहज़ेब भी आप मुझे बात बताएं ये सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, क्यों नहीं करता? ये देखिए फुल कोर्ट बन जाए, मैं तो खुद इसका मेरा अपना बड़ा क्लियर कट मैं कहता हूं कि अगर फुल कोर्ट बन जाती और वो कह देती कि 14 तारीख को कराओ इलेक्शन, कौन कहता मैं नहीं करा था? पार्लियामान ने ये कंफ्यूजन पैदा नहीं की, ये अब हम पार्लियामान की तरफ से नहीं है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है बदकिस्मती से, जो हमारा सबसे मैं समझता हूं कि काबिल इज्जत एहतराम इदारा है, जिसने रखवाली करनी थी, जिसने मामलात को सुलझाना था, उसने उलझा दिए। उसके पास 1000 कोर्ट की वजह से हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है। 1000 आर्गूमेंट होंगे उन काबिल एहतराम जजेस के पास कि नहीं ये ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं कहता हूं, मैं वो देखता हूं जो ग्राउंड पर हो रहा है। सारी सोसाइटी कहती है ना कि कर दें आप फुल बेंच, क्या होगा? कभी नहीं बना इस मुल्क में फुल कोर्ट। राज साहब बड़ा एक सिंपल सा सवाल है, ये जो एक इम्प्रेशन बन चुका है या हुकूमत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट खुल के इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई और फैसलों से भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो अब आप लोगों की राय, गवर्नमेंट की राय है। अब मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि शहबाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, इस पर नहीं जाते कि वो कर सकती है नहीं कर, अगर वो हो जाते हैं पार्लियामान क्या करेगी? मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी और मैं ये भी कहूं कि ये अब हजम होने वाला नहीं। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर बता रहा हूं, बट आई कैन स्मेल। अच्छा, जो मैं देख सकता हूं, जो मैं विजुअलाइज कर सकता हूं, वो बहुत खौफनाक मसला है। देखें, ये हम सब का मुल्क है, हम सब ने इधर रहना है, ये हम सब ने इसको प्यार करना है। इसने हम सब को छुपाए हुए है ना, हमें ढांपे हुए है। हम क्या कर रहे हैं और अब क्या हो रहा है? मुझे ये बताएं, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं तो अब कहता हूं कि वक्त आ गया ना कि सीधी सीधी बातें करें। अब मुझे बताएं कि ये जो कल जो लीक्स आ रही हैं जी, ये क्या हो रहा है? कमेटी बनाई है, मैंने तो बना दी है। मैंने नहीं बनाई, ये पार्लियामान ने बनाई है। पार्लियामान ने आपने मोशन के जरिए बनाई है। लेकिन राज साहब, इनिशिएट करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर करना, ये FIA का काम है, ये पार्लियामान तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है। वो पार्लियामान फिर जिसको ऑर्डर देगी जी, वो तो पार्लियामान जिसको भी उस पे उसको जिसका काम होगा, जो एक्सपर्ट होंगे उनको बुलाएगी, उससे बात करेगी। लेकिन एक बात का जवाब तो जरा दे दिया जाए ना जी।
कि क्या हो रहा है ये, क्या कभी इस तरह हम मुल्क को आगे लेके चलेंगे, इस तरह हम पनप सकते हैं, इस तरह हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे? हमारे मुल्क की क्या हालात है, हमारे माशी हालात क्या हैं, हमारे अंदरूनी हालात क्या हैं, हमारे बैरूनी हालात क्या हैं, हम पर जो है वो एक जो मैं समझता हूँ जंग मुसल्लत हो चुकी है, वी आर अंडर अटैक, हम पर हाइब्रिड वॉर का अटैक हो चुका है, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क लोग हैं। तो ये हम कर क्या रहे हैं? क्या किसी हर इदारे को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए? हम किन बातों पे उलझ कर रह गए हैं? ये तो वही हुआ ना कि जिस वक्त वो चंगेज खान की फौजें कहाँ तक पहुंची हुई थी, तो वहां बहस ये हो रही थी कि कौवा जो है वो हलाल है या हराम है, और उस पर बहसें शुरू हो रही थी, उस पर कानूनी मुशगाफियां होंगी, उस पर अपनी अपनी इल्मियत जहर की जाएगी, इस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा व्यूअर के लिए ये बताना चाहूँ कि ये जो कमेटी बनी है, ये जो साकिब निसार साहब के बेटे की मुबैना एक ऑडियो आई कि जी 1,20,00,000 में तहरीक इंसाफ के टिकट को किसी को प्रॉमिस किया गया, बल्कि वो मिल भी गया। अभी ये मुबैना ऑडियो है, लेकिन आपने कौवे की मिसाल दी कि हराम है या हलाल है। इस वक्त मुल्क के मसाइल ये हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो रहा, सियासी डेडलॉक है, मुल्क रुका हुआ है, मार्केट में कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है, लेकिन कमेटी बन रही है साकिब निसार साहब के बेटे नहीं, के कमेटी देखे वो तो एक मामला सामने आया ना, डे टू डे मामला आता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्यों बन रही है कमेटी। कमेटी इसलिए बन रही है, संगीन है, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे हैं, वो अगर मुबैना तौर पर ये बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। देखे ना, नहीं पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, अब तो सब देखे ना, आप तो खेड़ के ले आते हैं, कब्रों से निकाल कर ले आते हैं और ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ वक्त आ गया, अब निकालो सबको। अब जिसने बुराई की उसको कब्रों में से भी निकालो, ताकि एक तरफ तो हमारी कोई सम्मत ठीक हो ना, एक तरफ तो हम किसी सही डायरेक्शन पे चल पड़े। मैं कहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आईने पाकिस्तान को तार तार किया गया, तो डिफेंडर्स और प्रोटेक्टर्स ने क्या किया? ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि क्या उसके बाद जब फर्दे वाहिद को आपने ये जिम्मेदारी सौंप दी, अलाउ कर दिया, इजाजत दे दी कि जाओ इसमें जो मर्जी तब्दीली करनी है कर लो, वो होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। आज अगर फर्ज करो इलेक्शन जो है वो 14 मई की जगह, और वो भी उसके ऊपर हालात थोपे गए इस मुल्क के ऊपर, अब तो मुझे महसूस होता है कि ये भी एक साजिश थी। एक साजिश के तहत असेंबलियों को पहले तहलील करना, एक साजिश के तहत जो है वो एक कंट्रोवर्सी खड़ी करना। मुझे ये बताएं कि बाई इलेक्शन आते हैं, इमरान साहब 8 इलेक्शनों में खड़े हो जाते हैं, 7 में वो कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद वो कहते हैं मैं तो असेंबली में नहीं आऊंगा। उनसे वो तो कह रहे हैं कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे दोनों नहीं ठीक है, अच्छा उस पर क्या, जब वो मैं क्या कहूँ, अब एक शख्स जो है वो कहता है कि मैंने असेंबलियां जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी, और कानून और आइन ये कहता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर जो है असेंबली का वो तोड़ सकता है। चीफ मिनिस्टर्स दे आर ऑन द रिकॉर्ड कि वो कहते हैं कि असेंबलियों को ना तोड़ें। क्यों ये ऐसे हुआ? किसने ये? अब हुआ ये है, मैं बिल्कुल बिला खौफ तरदीद या किसी और की चीज़ में कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती हुई है कि सियासत में तो तकसीम है ही है ना, अब सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम होगी। ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, इस तरह कोई मुल्क आगे नहीं चल सकता, इस तरह निज़ाम रोज़ जो है वो ख़राब से ख़राब तर होता चले जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को तो आपने बहुत जो है वो तख्ता मशक बना लिया, बहुत। अब शायद अगर एक फैसला हो ही जाना चाहिए कि हमने, हमारी डायरेक्शन क्या होगी, अदारे किस तरीके से काम करेंगे, अपनी अपनी हदूद का ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे। पार्लियामान को क्या खौफ होता है? पार्लियामान बेचारी तो अगर आपको फीड करती है, पार्लियामान तो आपको ताकत देती है, पार्लियामान तो आपकी हर बात मानती है, बिकॉज मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। मेरे पास मेंबरान कल तकरीरें क्या कर रहे थे कि हम 1,60,000 इस दौर में हम तनख्वाह ले रहे हैं, और जजेस की जिस वक्त तनख्वाहों का बिल आता है तो हम वो कहते हैं नहीं हमारे मुल्क के जजेस हैं भाई, इनकी तो ज़रूर, इनको तो शयान शान दो, आप पर्क्स दो। हमें फिर भी कहा जाता है कि इनको तो परवाह ही नहीं है, ये तो कौमी खजाना लूटने वाले लोग हैं। अब बहुत हो चुका है, और इस परसेप्शन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, मेरे भाई बंद भी जिम्मेदार हैं इसमें।
मैं आपको बताना चाहता हूं, और है ये झूठ। जितना मैं समझता हूं कि सियासतदान को रगेदा गया है, जिस तरीके से हमारी इस जो सिविलियन सुपरमेसी है इसको खत्म किया गया है, अब ये जो भी हो रहा है। राय साहब, कतई कलामी की माफी अदलिया ने भी किया, एस्टेब्लिशमेंट ने भी किया ना। एस्टेब्लिशमेंट को रोकना, एस्टेब्लिशमेंट से भी उतनी ही सख्ती से आप मैं आपको बताऊं शाहजेब, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं कर सकती जब तक अदलिया उसके साथ शामिल हो। इंडोज अदलिया ने करना होता है, इंडोज नहीं करना होता। एस्टेब्लिशमेंट के हर गैर आईनी काम को जो है ना, तहफ़्फ़ुज़ जो दिया है ना, प्रोटेक्ट जो किया है ना, वो अदलिया ने किया है। इसका बहुत दुख। तो इस वक्त क्या अदलिया खुद एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार अदा कर रही है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, शायद ये और उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। अब देखें, पार्लियामान के पास आपने क्या रास्ता छोड़ा है? आप उनके जज्बात, एहसासात हैं, वो आपको उसका कुछ पास तो होना चाहिए। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है, वो अब इस पोजीशन पे आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा जो कुछ करना है कर लो यार। ठीक है, तो एक दफा नहीं 10 दफा हमें करो, लेकिन हम अपनी पार्लियामान की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। ये मुझे अब आपसे ये पूछना है कि हर्फ कैसे नहीं आने देंगे? अगर शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या आप चीफ जस्टिस को घर भिजवाने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, डरे उस वक्त के साथ, खौफ का है। मैं आपको एज ए पोलिटिकल वर्कर बता रहा हूं, ये जज्बात और ये गुस्सा और ये जिद और ये अनाज से बाहर निकले, कोई पता नहीं फिर क्या होगा। इसमें मैं तो ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये जो हमारा मुल्क है ना, जो हमारे सरों पर छतरी है और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की हमारे पास अमानत है, मैं उसका सोच रहा हूँ कि फिर क्या होगा, इस अफरा तफरी में क्या होगा। मार्शल लॉ भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो समझता हूँ कि आप तो मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं कि मार्शल लॉ भी क्या कर लेगा। रुकें, आप जिस तरफ भागते हुए, वो सरपट भागते हुए जा रहे हैं ना, वो रास्ता नहीं है, वो आगे खाई है, आगे बहुत बड़ा गहरा समुंदर है जिसमें आप डूब सकते हैं। रुक जाएं, उससे पहले रुके ना, पहले बैठे तो सही। कोई हर अपने अपने खौल से बाहर निकलें। इस वक्त पाकिस्तान में अना की लड़ाई है, जिद की लड़ाई है, वो अपना वो जो खुद ही एक जो हम बना लेते हैं झूठी सच्ची, उसकी लड़ाई है कि कोई ये ना समझे कि मैं पीछे हट गया। दूसरी साइड समझती है कि मैं ना समझूं कि कोई ये ना समझे कि मैं पीछे हट गया। और तकसीम है, और उसके बाद एक क्यास है, और मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूजन है और गैर यकीनी की कैफियत है। ये वो सारे अवामिल हैं, ये वो सारे फैक्टर हैं, जब जिस जगह पर मौजूद होते हैं वहाँ तबाही आती है। ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो कि अब मज़ीद इंटरेस्टिंग मराहिल में दाखिल हो चुकी है, तो ब्रेक के बाद देखना ना भूलें और ट्यून इन टू लाइव विद आदिल शाहजेब। वेलकम बैक नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ एक दफ़ा फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ। राजा परवेज़ अशरफ साहब, हल क्या है? शाहजेब देखें, ये मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, फिर मैं ये कहूँगा कि इसका हल तो सियासी जमातों का आपस में कुछ इसका बैठ के हल निकालें। और वो जो मैंने बात की थी ना, कभी अपनी ज़ातियात से निकल के और अपने ये जो हमारे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है इससे भी बाहर निकल के, तो इसका कोई हल निकालें। मैं समझता हूँ कि हल निकल सकता है। जो बड़ी लीडरशिप है मुल्क की, जो 5-7 आदमी हैं, इनको भी बैठ जाना चाहिए अभी। अगर साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब, बिल्कुल, और जो बड़ी पार्टी, इन 3-4 को आपस में बैठना चाहिए। इनको बैठना चाहिए, बैठ के तो मैं समझता हूँ इस कौम के लिए इनको कोई हल देना चाहिए। नंबर 1, स्पीकर हाउस उनको होस्ट करने के लिए तैयार। स्पीकर देखें, मैं आपको स्पीकर देखें ना, ये तो 22 करोड़ लोगों की जगह है जी। मैंने एक दिन कहा था कि भाई बात सुने, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये मेरी नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ये पार्लियामेंट मेरी नहीं है? ये सब हमारी है। मैं जो आपको कह रहा था ना कि हमारे पर अटैक हो गया है, हमारे पर हाइब्रिड वार का हमला हो गया है। इसी तरह सोसाइटी को आपस में लड़ाया जाता है। पार्लियामान लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट लड़ेगी पार्लियामान के साथ, कोई दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। और फिर सबसे जो खौफनाक बात हम कर रहे हैं इस वक्त, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है।
आपके जो डिफेंडर्स ऑफ द फ्रंटियर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, जो शहादतें कबूल कर रहे हैं, रोज़ हम उनको दफनाते हैं अपने कब्रिस्तानों पर, उनके खिलाफ कितना बड़ा सोशल मीडिया पर जो है वो एक हाइब्रिड वार हो रही है। पाकिस्तान की आवाम और उनके दरमियान जो नफाक और नफरत फैलाई जा रही है, इसका मकसद क्या है? इसको देखें ज़रा, जुडिशरी भी इसको देखे, सियासतदान भी इसको देखे, पार्लियामान को भी ये देखना है और देखेगी वो इंशाल्लाह ताला। तो हम सब बैठेंगे यार ये क्या हम आपस में ये रौला कर रहे हैं। असल तो हमारा ये मसला है, हम तो हमारे खिलाफ तो जंग का ऐलान जंग हो चुका है, हमें पता नहीं है, और हम तो हर रोज़ जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। किसी दिन हम धड़ाम से गिर सकते हैं। हम अपने मुल्क को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने अवाम का सोचें। और ये कोई हम कोई दानिस्ता, मैं कहता हूँ ये ना दानिस्ता हो रहा है। कोई दानिस्ता पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। हमें नहीं पता कि हम जिस वक्त फौज को गाली देते हैं। सब इस वक्त हम जहाँ पहुंचे, इसमें जाहिरी बात है कि 2016-17 से फिर हमें शुरू करना पड़ेगा कि मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं, उसके बाद पनामा आया, फिर 18 में RTS फेल होता है, फिर जनरल बाजवा की स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज वगैरह, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो न्यूट्रल नहीं थे उस वक्त, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी। तो मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा पिछले 3-4 सालों पर हमें नज़र डालनी पड़ेगी। क्या जिस तरह आप अदलिया से सवाल कर रहे हैं, ये जो रिसेंट पास में हुआ, क्या जनरल फैज जनरल बाजवा से नहीं पूछना चाहिए कि आपने क्या किया? देखिए मैं आपको बताऊँ कि जिस वक्त आप बैठेंगे ना जी, अब तो देखे ना, अब एक बहस है ना जी, अब पहले देखना होता है कि जिस वक्त आप इम्तिहान में बैठते हैं ना, सबसे पहले आप आसान सवाल निकालते हैं उनको पहले। हम क्या कर रहे हैं कि हम कंफ्यूज्ड हैं। अब कोई समझ नहीं लेती अदलिया पर तनकीद आसान सवाल होगा, एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं 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 एस्टेब्लिशमेंट को तो मैं तो कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट, मैंने तो आपके अभी जो सारे इंटरव्यू में बात जी 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 बिल्कुल, मैं ये कह रहा था आपको, लेकिन अब जो हो रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहस अपनी जगह ठीक है, जिसने किया कभी ना कभी तो ट्रुथ जो है ना वो बाहर आना चाहिए ना, उस पर बात होनी चाहिए। और बैठकर वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो वो था एक जो बना था, आपको पता साउथ अफ्रीका में, इस तरह का कोई मैकेनिज्म यहाँ भी आए और बताए क्या हुआ, वो तो हो जाएगा, होगा भी। मैंने समझता कि अब माशरा जिस तरफ जा रहा है, लेकिन हमने जो एक काम शुरू किया हुआ है जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मैं समझता हूँ मुझे खौफ है, डर है, वो ये है कि हम अपने माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसको ठीक होने में फिर सदियां लगेंगी। वो नहीं होगा ठीक, घोल नहीं रहे, घोल चुका है, हो चुका है। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप अपनी फौज को गालियां देते हैं, आपकी फौज का एक और कमांडर अपनी ड्यूटी पर, उसका हेलीकॉप्टर गिरता है और बंदे शहीद हो जाते हैं, हमारे अपने बच्चे शहीद होते हैं, उसके बारे में जो आप कमेंट्स करवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो आप हिंदुस्तान को खुश कर रहे हैं या हिंदुस्तान के कहने पे कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश कर रहे हैं या उनके कहने पर, उनके हुक्म पर कर रहे हैं? ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। अभी हमें उलझा दिया गया है कि आपकी वो फलां हो गया और वो जो मैं काले कबे और हराम और हलाल की बात, हमें उस बहस में उलझा दिया गया। यहाँ आप जो है वो आप तो भाई हमारी कर रहे हैं, हमें आप जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें माशी तौर पर तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये? कौन उनके हाथों में खेल रहा है? ये अब ये बैठ कर सोचें सारे इदारे, इस बात पर मैं समझता हूँ उनको फिक्र करनी चाहिए। अगर हमने ना की, इस तरह अगर मामला चलते रहे तो हर एक के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। सही बात। राज साहब आखिर में देखें, ये सारी चीज़ें साइड पर रखें, 1 साल तकरीबन मौजूदा गवर्नमेंट का पूरा हो चुका है, ऊपर अब मामला जा रहा है, 40% से इन्फ्लेशन आगे वो जा चुकी है। आप भी हल्के में आते जाते रहते हैं, लोग रो रहे हैं, सफ़ेद पोश तो मुझे वर्ड यूज़ करने थे, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। गरीब तो अब इस मुल्क में या अमीर तर रह गया है या सिर्फ गरीब है, मिडिल क्लास जो है वो स्क्रैप हो चुकी है। इसका क्या आप लोगों को इदराक है? नंबर 1। नंबर 2, इसी वजह से इलेक्शन से गवर्नमेंट भाग रही है। पंजाब में इलेक्शन 90 डेज में हो जाने चाहिए थे, आइन हमें यही कहता है, इसीलिए ये पूरा डेडलॉक पैदा हो गया। बाकी चीज़ों पे हमने सैर हासिल गुफ्तगू कर ली। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत बेहतर डिलीवर कर सकती थी? मैं आपको बताऊं, अब दो टोक बात करते हैं ना। जी जी। ये सब किया धरा जो है ना, वो पहली हुकूमत का है, वो इमरान खान का, जो इसने यहां तक पहुंचाया है। इस हुकूमत को मैं ये कहूंगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सके। ये बात, यानी आप एडमिट कर रहे हैं कि आप नहीं कंट्रोल कर सके।
किया धरा जो है यहाँ तक पहुंचाने में जो है ना वो सारा किरदार इमरान खान का। अच्छा। आपको याद होगा जी, ये तो मैं समझता हूँ ये तो ऐसे ही फंस गए ये हुकूमत वाले, खुद ही फंसे हैं, खुद फंस नहीं। अगर ये ना फंसते तो फिर एक और क्यास था ना उस वक्त। वो अब मैं हालात थे जी, हुआ ये कि असेंबली में मैं मौजूद था, पीटीआई के एमएनए जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये आकर मेरे पास रोते थे कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, हमने वादे हुए थे करोड़ नौकरी के, वो कुछ नहीं मिला, हमने 50 लाख घरों का वादा किया था, हम पाकिस्तान को ऊपर उठा के लेके जाना चाहते थे, हम ग्रीन पासपोर्ट जो है सब्ज पासपोर्ट की बड़ी इज्जत देने, एक काम भी नहीं हुआ, हम तो नहीं जा सकते राजा साहब अपने हलकों में। अब वो तो मैं समझता हूँ कि अब तो आपके लोग ये कह रहे हैं नहीं, अब यही है ना, अब मिसाल के तौर पे कि इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है इनका स्पेंड हुआ है, यहाँ पर खर्च हुआ है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये ना करते तो क्या होता। जनरल फैज आर्मी चीफ बन जाता ज्यादा से ज्यादा। देखिए जनरल फैज साहब बने या कोई बने उससे कोई मैटर नहीं करते, इंडिविजुअल डू नॉट मैटर जी। बात ये थी कि ये जो जहां से ये काम शुरू हुआ है ना, मैं उस दिन को चाहता हूं कि इसको परखा जाए। ये जो सारा बुखार चढ़ाया जा रहा है, ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है, जो रोबोटिक सिस्टम लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगह पर, जो एक ट्वीट 5:04 पर होता है तो 5000 रीट्वीट उसी 5:04 पर होते हैं। इसको सोचो बाबा। बयान ने कहा ना, वी आर अंडर अटैक, ए वॉर हैज बीन डिक्लेयर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये हाइब्रिड वॉर है, ये बड़ी खौफनाक चीज है। इसराइल है, कोई और दुश्मन है हमारा। मैं इसको बताऊं कि जब हम सोचेंगे, जब हम ये चाहिए ना इसकी तहकीक करनी चाहिए ना, इसकी तफ्तीश करनी चाहिए, तो इसके डांडे बड़े बड़े दूर मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। अच्छा। और लोगों को अब समझ आनी शुरू हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगा, लेकिन राज साहब अगर एक ट्वीट पीटीआई करती है तो उसका इंडिया या इसराइल के साथ क्या लेना देना? मैं आपको बता दूं, फिर 5000 जिस दिन पीटीआई वाले फौज को गाली देते हैं उस दिन वो सारे रीट्वीट आगे जो है इंडिया से ही होते हैं। इंडिया में उस दिन हेडलाइंस लगती हैं, हेडलाइंस उनकी खबरें जो हैं उस दिन टीवी उनके जो है ना वो उठ के तो गा के वो खबरें सुना रहे होते हैं, और वो पाकिस्तान आर्मी को मिलाइन कर रहे होते हैं। जब किसी मुल्क की फ़ौज को आप कमज़ोर कर देंगे, उसके और अवाम के दरमियान नफरत डाल देंगे, तो याद रखें हर इलाके में हर टाइम एक फ़ौज होगी, अगर आपकी अपनी नहीं होगी तो फिर दुश्मन की होगी। राजा परवेज़ अशरफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने सुना राजा साहब से जो सवालात आपके थे वही हमने उनके सामने रखे, उनकी तनकीद भी आपके सामने, लेकिन जो उन पर तनकीद होती है वो भी हमने उनसे वो सवालात पूछे। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahZaid। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।